नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट एसएसटी के लिए कंप्लीट महामैराथन वीडियो कराने वाला हूं। इस वीडियो में सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक आपको कंप्लीट मिल जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, उन क्वेश्चन से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी, जहां से पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी टू द पॉइंट बात करने वाला हूं। सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। हिस्ट्री के भी टॉप लेवल के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन। कहने का मतलब है कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं और किस प्रकार से कम समय में कौन से तरीके से आपको जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, सब कुछ आपको मेरे साथ इसी वीडियो में आप देखते हुए चलेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अवश्य इस वीडियो को आप लोग देखना। क्वेश्चन पहला, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से, तांबा या ताम्र युग से, पीतल युग से या लौह युग से। क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा कांस्य युग से। हड़प्पा वासी लोग थे वो कांस्य युग से जुड़े हुए थे, ताम्र युग से नहीं जुड़े थे, ना ही पीतल ना ही लोहे। और आप बात एक ख्याल में रख लेना, लोहे का प्रयोग हड़प्पा काल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इन सभी का प्रयोग हुआ है, परंतु हड़प्पा वासी जो थे वो कांस्य युग से संबंधित थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अल हिंद किताब को किसने लिखा? अल इदरीसी, अल वेरूनी, अल जरूनी, अल दुहेल। क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है? किताब उल हिंद या किताब अल हिंद, इसको उल हिंद भी बोल सकते हैं या अल हिंद भी इसी को बोल सकते हैं। अगर हिंदी में इस किताब को बोले तो भारत की खोज, क्या बोल सकते हैं? भारत की खोज किताब, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। लिखने वाले व्यक्ति का नाम आपसे यहाँ पर पूछा है, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा अल वरूनी। अल वरूनी, ठीक, जिसने किताब उल हिंद को लिखा है। और इस किताब में भारत के रीति रिवाज, त्योहार, कीमिया, दर्शन आदि की विशेषताएं इस किताब में बताने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन किया, इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया, उन्होंने मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ कर दिया, उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना कर दी। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको 3 से 4 डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका मिलान वाला होगा, एक क्वेश्चन कथन कारण वाला होगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला होगा। तो इस प्रकार के बन सकते हैं और एक क्वेश्चन पेडागोजी का भी आपको यहीं से मिलेगा, इतने ही स्टेटमेंट से मिल जाएगा। मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहीं पर बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन किया, जाति प्रथा को कई चुनौती दी, कौन सा सही विकल्प है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। मैंने कई बार आपको बताया है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन, पेरियार, ईबी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं। स्वाभिमान आंदोलन का दूसरा नाम भी है आत्मसम्मान, भी इसी को बोल सकते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया? तो पेरियार ने चलाया। और पेरियार से ना जाने कितने परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को यहीं पर आपको कराऊंगा। और मानवता की जाति धर्म ये नारा किसने दिया है, उस व्यक्ति का भी नाम बहुत बार पेपर में आ चुका है, उसको भी कराऊंगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया, उसको भी यहीं पर कराऊंगा। वेद समाज भी यहीं पर आपको करा दूंगा। तब तक के लिए राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मैंने अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। समानता और न्याय की मांग उस दौरान होने लगी थी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक। गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, ठीक है ना। उसी में आपके ये तमाम व्यक्ति फेमस हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सबसे पहले पेरियार के बारे में अच्छे ढंग से बता दूं। तो सबसे पहले पेरियार को आप लोगों को समझना पड़ेगा, जहां से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं।
ईवी रामास्वामी नायकार पेरियार, ठीक है ना। तो इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया, पहला पॉइंट। दूसरा, कांग्रेस के सदस्य भी रहे, ठीक। उसके बाद इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। उनका कहना था कि मूल तमिल द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना है कि धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद से मुक्ति पानी होगी। तो ये किसने कहा है? पेरियार ने कहा है। और पेरियार के बारे में एक और इम्पोर्टेंट लाइन ख्याल में रख लेना, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण के बेकटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यहाँ से ना जाने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में समझ लिया। और जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। यह जानकारी आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से जानकारी आपको बताई जा रही है। नोट्स आप लोगों को एसएसटी कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी करने के लिए ही बनाए गए हैं। जितने भी नए मित्र इच्छुक हैं, नोट्स को लेना चाहते हैं, 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी। कहने का मतलब है 60 नंबर की पूरी तैयारी। और नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं नोट्स में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। नोट्स आपको लेने कैसे हैं? नंबर आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा, 9696400597। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 60 नंबर की तैयारी करने के लिए। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पेरियार के बारे में बताया, ठीक है ना। तो पेरियार से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये देखो पेरियार का क्वेश्चन, मैंने थ्योरी आपको बता दी, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं समझा तो दूं आपको। पेरियार को आपने समझ लिया। उसके बाद और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे 2 से 3 नंबर आपके यहीं पर पक्के हो जाएंगे, तो मैंने उनको भी यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा सतनामी आंदोलन में घासीदास का। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया, ठीक। तो सतनामी आंदोलन को समझ लिया। उसके बाद मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर ने चंडालों के बीच में काम किया था पूर्वी बंगाल में, ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठाए थे। उसके बाद नारायण गुरु को समझना अति उपयोगी रहेगा, बार बार पेपर में आता है। केरल के एझावा जाति के नारायण गुरु थे, अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। और उनका महत्वपूर्ण कथन बहुत बार पेपर में आता है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? यही नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया, ठीक। जहां तक मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता ही दी, अब क्वेश्चन को एक नजर डाल लेते हैं। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है, किसके अनुसार? नारायण गुरु के अनुसार। क्वेश्चन में नारायण गुरु से पेपर में प्रश्न। उसके बाद सतनामी आंदोलन को भी मैंने आपको बता दिया, घासीदास ने काम किया था चमड़े वाले लोगों के बीच में। उसके बाद दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? तो घासीदास ने की। ये आंदोलन बड़ा ही फेमस है और बहुत बार पेपर में आता है। ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानी, एक जाति एक धर्म मानवता के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। मानवता जाति के लिए एक जाति एक धर्म किसने नारा दिया? नारायण गुरु ने दिया। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, भाषा थोड़ी चेंज है लेकिन सेम टू सेम ही है। विकल्पों में भी दोनों में अंतर है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में बनता है, ठीक। उसके बाद सतनामी आंदोलन से क्वेश्चन जितना अभी मैंने आपको बताया, उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नए मित्र अवश्य रूप से इन नोट्स को लेकर के 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर लेना। उसके बाद ज्योतिबा फूले को भी यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक। गुलामगिरी इनकी किताब है। इन्होंने कहा आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। तो ये ज्योतिबा फूले का कहना है और उनकी किताब गुलामगिरी, ठीक, 1873 में आई और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। इतना आप लोग याद रखना। मेरे ख्याल से मैंने सारी जानकारी आपको यहीं पर बता दी।
यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको बता दी। मंदिर प्रवेश आंदोलन आप लोग याद रखना, ये डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित है। किससे? पहला वाला हो जाएगा अंबेडकर से संबंधित, ठीक। दूसरा वाला मानवता जाति एक धर्म एक ईश्वर नारायण गुरु, किससे? नारायण गुरु से संबंधित हो जाएगा। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार से हो जाएगा। वेद समाज आपको पता ही है। नेक्स्ट, तारों के बारे में दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन ए, सूर्य एक तारा है। कथन बी, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। क्या दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी या गलत होंगी? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सूर्य एक तारा है, ये बात कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान हैं, लेकिन हम लोगों को दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए दिन के समय हम लोगों को तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जितने भी रात में तारे आपके चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं वो सूर्य के ही समान है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही आपकी हो जाएंगी। अगला प्रश्न देख लो। राइन घाटी बाससेज पर्वत उदाहरण है। किसके उदाहरण है? भ्रंतोस्त पर्वत, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ग्लेशियर पर्वत। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा भ्रंतोस्त पर्वत, अर्थात भ्रंश घाटी के पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? भ्रंश घाटी के ये पर्वत हैं। बलित पर्वत कौन से हैं? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक। यूराल पर्वत कैसा है? बलित है। ज्वालामुखी पर्वत, जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे पर्वत। यहां पर उत्तर मैंने आपको क्या बताया? भ्रंतोस्त पर्वत, राइन घाटी, बाससेज पर्वत कैसे? भ्रंश घाटी के पर्वत हैं। पहला जवाब यहां पर सही हो जाएगा। और आपको ये भी बात ख्याल में रख लेनी पड़ेगी कि जो पर्वत हैं, पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। एक दो फेमस आपके पर्वत के नाम है आपकी सिलेबस में, जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो उस जानकारी को भी यहीं पर आपको बता देता हूं। नोट्स को मैंने ओपन कर लिया है स्थल के रूपों को समझने के लिए। पहाड़ी व स्थलीय भाग है, आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अब माउंटेन पर बात करेंगे, जो अभी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, ठीक। देखो, बलित पर्वत को सबसे पहले समझा दूं। हिमालय कैसा है? बलित है। आल्प्स कैसा है? बलित है। अरावली कैसा है? बलित है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, आपको ज्ञात होगा। ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, जापान का फ्यूजियामा पर्वत, और भ्रंतोस्त पर्वत, राइन घाटी, बाससेज पर्वत। ये कैसे हैं? भ्रंतोस्त पर्वत अभी क्वेश्चन में मैंने आपको कराया, ये हो जाएंगे राइन घाटी और बाससेज पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? किलिमंजारो और फ्यूजियामा। बलित कौन सा हो जाएगा? हिमालय, आल्प्स, अरावली, ठीक। समझ गए आप लोग? और एक यहां से क्वेश्चन पेपर में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंतोस्त पर्वत है? कौन सा भ्रंतोस्त पर्वत है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया बाससेज पर्वत के बारे में, जो कि भ्रंतोस्त पर्वत यहां पर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी मैंने आपको पर्वतों को भी यहां पर समझा दिया। शायद एक क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। वक्तव्य बी, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। दोनों सही है या दोनों गलत हैं? यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब होने वाला है दोनों आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पर क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि ब्रिटिश भारत के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता मिली थी। और ये भी बात सही है कि सामाजिक प्रथाओं में सुधार लाने के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया, उनकी बेइज्जती की, उनकी आलोचना की, जैसे पेरियार ने की, डॉक्टर अंबेडकर ने की, है ना, सतनामी आंदोलन वाले गुरु घासीदास ने की, है ना, मतुआ पंथ ने की, नारायण गुरु ने की, सभी लोगों ने की, ठीक। तो इसलिए दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। अगला, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानो। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है।
इसमें ओजोन गैस की परत होती है। मैंने कई बार आपको बताया है समताप मंडल को, ये समताप मंडल की ही बातें हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज भी उड़ते हैं। हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बादल, मौसम यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वातावरण स्वच्छ एवं साफ होता है, इसलिए जहाज यहीं पर आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं और ओजोन लेयर भी यहीं पर पाई जाती है। बाह्य वायुमंडल, जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोलते हैं या ताप मंडल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके रेडियो की तरंगें रेडियो संचार के लिए आपकी जानी जाती हैं, ठीक, ये बात याद रखना। और उसके बाद मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है उल्का पिंड जलने लगता है। उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाता है? तो जवाब होगा आपका मध्यमंडल। और क्षोभ मंडल की मैं बात करूं तो मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं, आंधी तूफान आता है ना, तो ये सारा का सारा क्षोभ मंडल में ही आता है। जवाब मैंने आपको बताया समताप मंडल। अगला, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्यों जारी है? यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी। यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोगी देगी। गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी। यहाँ पर जवाब आपका क्या होने वाला है? जवाब आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी। गैर हिंदी का मतलब है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। जैसे मैं दक्षिण भारत की बात करूँ, कहीं पर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहाँ पर वो हिंदी लोग नहीं बोल पाएंगे, है ना। इसलिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लो, ज्योतिबा फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? मैंने इससे पहले नोट्स के जरिए आपको ज्योतिबा फूले के बारे में पूरा आपको बता दिया है। जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना, क्या ज्योतिबा फूले ने ऐसा किया? नहीं, ये तो धर्म विरोधी हैं, पढ़ना तो इन्होंने बताया ही नहीं, ये तो गलत है। यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे, उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट है ना। उन्होंने यही बात कही, ठीक। सभी मनुष्यों के लिए विज्ञान आधारित, ये गलत। तो थर्ड जवाब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ज्योतिबा फूले के बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से कई बार बताया है, एक बार और बता देता हूँ। ज्योतिबा फूले की किताब, पहली बात याद रख लेना, गुलामगिरी है, ठीक है ना। और इनका यही कथन, उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोल दिया कि आर्य होने के कारण औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप से बाहर से आए थे, उन्होंने इस मिट्टी की असली बारिशों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद और पढ़ लो, फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कराता हूँ। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच या निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, यह धरती देशी लोगों की है, कथित निम्न जातियों की लोगों की ही है, ये फूले का कहना। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना जातीय समानता की मुहिम के लिए इन्होंने की थी, ठीक। तो कुल बातों में को मैंने समझा दिया आपको। गुलामगिरी किताब 1873, और इनकी एक किताब और है काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक भी इनकी ही किताब है, जो पेपर में कई बार देखने को मिली है। और इनकी जो गुलामगिरी किताब है, यह पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, है ना। निम्न जातियों को अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा एक दूसरे से जोड़ के भारत में इस किताब को देखा गया है। इन नोट्स को नए मित्र अवश्य रूप से ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले को यहीं पर खत्म कर देता हूं, उनकी थ्योरी सब कुछ यहीं पर आपको बता देता हूं अच्छे ढंग से, ताकि एक नंबर पक्का हो जाए। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, सही है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने पर बहुत खुलकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये विदेशी हैं यार,
है ना, ये भी कहा उन्होंने। और गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, ये अमेरिका से है, इसलिए आपका ई गलत है और सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके। ठीक, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में किताब किस पे समर्पित है? तो यह समर्पित है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। फिर गुलामगिरी से क्वेश्चन है पेपर में, थर्ड सही है। इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया कैसे अमेरिकी अशोचितों से नागरिक आंदोलन लड़ा, इस किताब में बताया गया है। क्वेश्चन समझो, गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी किस व्यक्ति ने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी। फिर क्वेश्चन देखो, काश्तकार का चाबुक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने इस किताब को लिखा। ठीक, तो बहुत क्वेश्चन हैं। और एक देख लो, ज्योतिबा फूले ने उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों, निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे चिंतित थे। काश्तकार का चाबुक पुस्तक फूले ने ही लिखी। उसके बाद मैंने आपको बताया था मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर साहब ने चलाया था। मैं आशा करता हूं क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। सेकेंड जवाब यहाँ पर राइट है आपका। ठीक, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कथन बी, दांतों के जोड़ और अस्तरपंजी नहीं होती अपनी शरीर में, अस्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे। उन्होंने दांतों को भी जोड़ा और अस्थियों की भी हड्डियों को भी जोड़ा। इस प्रकार से कुल 360, कुल टोटल 360 थी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर में आया है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अधिकतर पीवाईक्यू ही है इस वीडियो में। और जुड़े हुए क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और उनसे जुड़े हुए 5 से 6 करा देता हूं, तो 10 का गुणा 5 में करोगे तो 50 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग आपके 200 से 300 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दोनों आपके यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल सही दिए गए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, नृत्य शैली और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए राज्य। यहाँ पर कर देना है आपको मिलान। कथक सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के साथ कथक का मिलान यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ए का जाएगा थर्ड के साथ। ठीक, ए का जाएगा आपके थर्ड के साथ। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ से है? ये आपके तमिलनाडु से है। बी का भी आपका सेकेंड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी का चौथा हो जाएगा। कथकली केरल से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। इस प्रकार से मिलान इस क्वेश्चन का यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड या घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सभी आंदोलन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर के सिलेबस का एक चैप्टर ही पूरा आंदोलन पर ही टिका हुआ है। तो इन सभी आंदोलन को भी आपको जानना पड़ेगा ताकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाए, 1-2 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएं। मैं आपको बता दूंगा। ठीक, यहाँ पर जलियांवाले बाग घटना हो चुकी थी। गांधी जी ने विरोध में एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। किस आंदोलन के नाम से? असहयोग आंदोलन के नाम से इसको यहाँ पर जाना गया। राइट जवाब आपका क्या मैंने बताया? असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन का मतलब है कि जितना भी भारत में अंग्रेज आए हैं ये भारत के सहयोग से ही स्थापित हुए हैं। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। यह गांधी जी के विचार हैं। इनकी गांधी जी की एक किताब में ये बात बताई गई है। उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। किताब का नाम क्या है? हिंद स्वराज गांधी जी की किताब का नाम है। ठीक है ना, जिसमें असहयोग आंदोलन के बारे में बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। अब मैंने आपको यहाँ पर जवाब तो बता दिया। अब देखो, रोलेट एक्ट से बहुत पेपर में क्वेश्चन बने, खिलाफत से भी बने, सविनय से भी बने, असहयोग से भी बने। इन सभी को समझाने का दायित्व मेरा है, इसलिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है ना, आपको सभी आंदोलन के बारे में मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है आपको बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। तो सबसे पहले रोलेट सत्याग्रह 1919 को समझ लेना उपयोगी रहेगा। 1919 में पारित किया गया रोलेट कानून के खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए कानून लागू किया गया था। जो रोलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने लागू किया, इसमें
बिना मुकदमे के व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता था, पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, है ना, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण लाइन है, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार को लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत, निरंकुशवादी बताया। गांधी ने आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। अहिंसक दिवस कब मनाने की बात कही गई? 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूसें निकाली गई, हड़तालें की गईं। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। फिर जैसे ही अंग्रेजों ने दमनकारी रास्ता अपनाया, वही घटना आ जाती है बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा, गुस्सा जताते हुए नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक समझे? जलियांवाला बाग। रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। महात्मा गांधी यही चाहते थे। ये आपका मैंने समझा दिया रोलेट एक्ट। अब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को एक नज़र डाल लेते हैं रोलेट सत्याग्रह के विषय में। रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। सही बात। इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं। वही एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। मौलिक अधिकार सशक्त नहीं करता था, बल्कि मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाता था। ये इसलिए भी गलत हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। मैंने अभी आपको बताया। ऐसे इस क्वेश्चन में जवाब आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर नए मित्र हिम्मत करके यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया और अभी तक नोट्स नहीं लिए, और नोट्स आप मात्र 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर लोगे, टाइम है अभी आपके पास परीक्षा होने में, ठीक है ना। आप अभी फटाक से ले लो। इस नंबर पे कॉल करो 9696400597। फटाक से नोट्स ले लो, तैयारी करने में जुट जाओ। दूसरा देखो, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। सही है, पर मोहम्मद अली जिन्ना रोलेट कानून का समर्थन नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना है, महात्मा गांधी हैं, इन व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था। ठीक, तो जिन्ना वाला गलत हो जाएगा, ए सही भी गलत यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया, पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी इन एक्ट में संशोधन चाहते थे। कोई संशोधन नहीं चाहते थे। ठीक, पहला तो सही है। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक्ट के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही बात है। तब भी रोलेट सत्याग्रह के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बना, ये बात गलत है। संघर्ष बन गया था। ए केवल और केवल यहाँ पर भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। दूसरा आंदोलन है यहाँ पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसको भी समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि कल को पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्ती संधि थोप दी थी, है ना। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली है और शौकत अली ये प्रमुख थे, और यह आंदोलन सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने समर्थन किया और कांग्रेस ने आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अनाचार या अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक, तो यह आंदोलन 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन को गति मिल गई। हजारों विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, टीचरों ने स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, है ना। विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट भी 1920-22 में देखी गई। ठीक है ना। गांधी कृष्ण असम में नारे लग गए, गांधी महाराज की जय। गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूर अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। असमिया वैष्णव गीतों में श्री कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। असम में क्या हुआ कि असम के लोग महात्मा गांधी को भगवान का दर्जा देने लगे, गांधी महाराज की जय जयकार करने लगे असमिया लोग। ठीक, तो ये सब कुछ हो चुका था। धीरे धीरे वहाँ से खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, मैंने थ्योरी आपको बता दी, वहीं से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सोल्व।
ठीक, वहीं से सोल्व हो जाएंगे। और असहयोग आंदोलन अचानक रोक क्यों दिया था? आपको पता है, हिंसात्मक हो गया था चौरी चौरा घटना के कारण। फरवरी 1922 में गोरखपुर में पुलिस स्टेशन में लोगों को जला दिया गया, ठीक, इसलिए रोक दिया गया। उसके बाद गांधी महाराज की जय का नारा किसने दिया बताओ? ये दिया था चाय बागान मजदूरों ने असम में। जो मैं कराता हूं वहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट था। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा की घटना 1922 में हो गई थी, ठीक है ना। दांडी मार्च 1930, मोटा मोटे तौर पे देख लो आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? पर्वत श्रृंखला जोड़ती है, स्थल संधि जोड़ती है, या नहर जोड़ती है, या जल डमरू मध्य जोड़ती है? जैसे ये है आपका उत्तर अमेरिका, नीचे है आपका ये दक्षिण अमेरिका, इनको कौन सा जोड़ता है? जल जोड़ता है या स्थल जोड़ता है? तो जवाब आपका होगा स्थल संधि इसको जोड़ती है। और उस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। क्या है? पनामा स्थल संधि है। और जल डमरू मध्य या जल संधि उसको बोलते हैं जो जल वाले भाग को जल से जोड़ता है। जैसे भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आप कहोगे पाक जल संधि जोड़ती है। इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा जल संधि के बारे में। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? इस जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि। ये भारत है और ये श्रीलंका है, ठीक। और मैं अभी आपको बता रहा था स्थल संधि के बारे में, इसको यहाँ पर समझ लो। ये रहा उत्तर अमेरिका और ये रहा दक्षिण अमेरिका, इसको स्थल जोड़ता है और इसको बोलते हैं स्थल संधि। और इस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा इस स्थल संधि का नाम हो जाएगा, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपके डायरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आदिवासियों के बारे में, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया, करेक्ट। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, करेक्ट। अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। आधिपत्य इनका नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक। आधिपत्य नहीं बना रहा। तो सी गलत है। सी जिन जिन में थी उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बचेगा आपका पहला जवाब जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी। अगला देख लो, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना है तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा? पेडागोजी का क्वेश्चन है। आपको सरकार के विरुद्ध नाराजगी जतानी है तो आप क्या करोगे? बल का प्रयोग करोगे? क्या किसी से लड़ाई करोगे या संघर्ष करोगे? प्रदर्शन करोगे या लेख लिखोगे? तो बल का प्रयोग तो करेंगे ही नहीं करेंगे। ए जहाँ जहाँ पर है उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। बचेगा आपका बीसी। प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे, है ना, और लेख लिखेंगे, पत्र लिख सकते हैं सरकार के विरुद्ध में, प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, हड़ताल कर सकते हैं, बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बी और सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता या समझाते हैं? समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं। समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। अधिकतर समुद्र ध्रुवों के पास पाए जाते हैं। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। उच्च वायु दाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब? देखो, समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता वाला आपको बताना है। ध्रुवों के पास समुद्र अधिक है या कम है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, ये तापमान के बारे में आ जाएगा। उच्च वायु दाब की उपस्थिति, जहाँ पर उच्च वायु दाब है वहाँ की वायु कैसी होगी? ठंडी होगी, तो तापमान में कम भिन्नता में योगदान करेगी। ये बात आपकी कैसी हो जाएगी? कम भिन्नता में योगदान करेगी, नहीं, गलत हो जाएगा। सिर्फ सी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, केवल सी सही है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए बी सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान करनी है। वन आपको बताना है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़
साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये वन कौन से हैं? यह वन आपके हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो विशेष मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। पीपल भी, नीम, शीशम पेड़, सागौन है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में पाए जाते हैं। मानसूनी भी वन है। तो जवाब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। कम दूरी यातायात के लिए सड़क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जहाज़ों से। अगम्य और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत सहायक नहीं है। जैसे आपको पर्वतों पे पहुंचना है, पठारों पे पहुंचना है, कोई दुर्गम क्षेत्र में पहुंचना है, कोई जंगल वाले इलाके में पहुंचना है, क्या ट्रेन जाएगी? नहीं जाएगी। यहाँ पर होना चाहिए वायुयान या हवाई जहाज। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वायु यातायात सबसे महंगा है, दुर्गम ध्रुव स्थानों पर पहुंचने में एकमात्र साधन है, करेक्ट। जहाँ पर सी है वो तो आपका गलत हो ही गया। ए बी डी सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी। यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल राइट दिया गया है, क्योंकि वायुमंडल में अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस क्या लेंगे, नहीं जी पाएंगे। ठीक, पहला करेक्ट। और हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है वायु, उसी तरह हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और मैंने चांद वाला भी आपको कई बार बताया, यहाँ पर भी बताना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति चांद पर जाता है तो वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन करके जाता है और उस पोशाक में हवा भरी रहती है, क्योंकि चांद पर है ही नहीं दाब, वायु दाब है ही नहीं चांद पर, इसलिए व्यक्ति की सिराएं फट सकती हैं, नसें फट सकती हैं, रक्तपात व्यक्ति हो सकता है, रक्त मतलब कि खून खराबा हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो चांद वाला भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कहता है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। कथन बी, पीसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही गलत हैं आपके। क्यों गलत हैं इसको समझ लेना भी उपयोगी रहेगा। देखो, कल्चर वाला एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जहाँ से सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर, तमाम कल्चर आपसे पूछ लिए जाते हैं, वहाँ से भी 1 नंबर आपको मिल सकता है। समझो, क्वेश्चन को समझो क्यों गलत है। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, ठीक ना, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था। और पीसीकल्चर बोलते हैं विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को, ये विपरीत कर दिए गए यहाँ पर, है ना, इसलिए दोनों कैसे हैं, गलत आपके हो जाएंगे। मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए अपने नोट्स को ओपन कर लिया है, तो एग्रीकल्चर को सबसे पहले समझा देता हूँ। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन करना, विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर समझ गए आप लोग। उसके बाद सेरीकल्चर समझो, रेशम उत्पादन जिसको बोलते हैं, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में एक पूरक हो सकता है, रेशम के कीट इसमें पालन किए जाते हैं। उसके बाद आप लोग समझ लो पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन या मत्स्य पालन। उसके बाद वीटीकल्चर को भी समझ लेना उपयोगी है, द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, वीटीकल्चर बोलते हैं। हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों, फलों को उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। एक और कृषि समझ लो, जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। तो ये मैंने आपको पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, वीटीकल्चर, हार्टिकल्चर बता दिया। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी कराता हूँ। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है। 18 में आया हुआ यह प्रश्न है।
उसके बाद एक और देखो मिलान वाला 11 में आया है क्वेश्चन, अंगूर की खेती द्राक्षा कृषि या विटीकल्चर, मत्स्य पालन मछली पालन सिंपल, उद्यान कृषि फल फूल उगाना, कृषि का मतलब फसल उगाना और खेती करना। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है। एक और देख लो आप लोग, यहाँ पर मिलान वाला देखो, सेरीकल्चर मैंने क्या बताया, रेशम के कीटों का पालन, पीसीकल्चर मैंने आपको बताया मछली पालन, विटीकल्चर मैंने आपको बताया अंगूर पालन, हार्टिकल्चर मैंने आपको बताया फलों व फूलों की खेती। ठीक, तो समझे आप लोग। नए मित्र में अगर हिम्मत हुई हो यहाँ तक इस वीडियो को देखने की, तो वो लोग समझ गए होंगे क्या है कंटेंट, क्या वाकई में इस प्रकार के कंटेंट को असली कंटेंट बोल सकते हैं, जहाँ से पेपर में एक एक क्वेश्चन फंसने की पूरी 99% संभावना है। तो वही कंटेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। इसलिए नए मित्र ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, उनके पास ये मटेरियल है नहीं, एसएसटी का मटेरियल जिन जिन मित्रों के पास है नहीं, है ना, किसी भी कारण से नहीं है, तो ये नोट्स आप लोग मेरे इस नंबर पे फटाक से कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स आप अपने पास में रख लो, है ना, फटाक से ले लो। ठीक, क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से सभी कल्चर के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन की। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे। तो शिक्षिका जो पढ़ा रही बच्चों को प्रवास पढ़ा रही, प्रवास का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, प्रवास कहलाता है। तो लोग प्रवास क्यों करते हैं, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लो कोई गांव से है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो शहर की ओर प्रवास करेगा रुपए कमाने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के बेहतर तरीके पाने के लिए, विवाह के लिए। क्या विवाह भी, हाँ विवाह, ये मैंने आपको बताना भूल गया। जैसे कोई स्त्री है, कोई महिला है, वो भी प्रवास कर जाती है विवाह के कारण, उसका गांव या शहर उसको छोड़ना पड़ता है, दूसरे गांव या शहर में उसको शिफ्ट होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, विवाह भी प्रवास का ही कारण है। प्रायः हम इनके लिए द्वितीय स्रोत का प्रयोग करते हैं। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ साफ शब्दों में, देखो पेपर जब आप लोग देने जाओगे, एक या दो क्वेश्चन आपको स्रोत से भी देखने को मिलेगा, प्राथमिक स्रोत या द्वितीय स्रोत, एक या दो नंबर आपके वहीं से पक्के यहीं पर मैं कर देता हूँ। विश्वास मानो एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा स्रोत के बारे में, पहला स्रोत या द्वितीय स्रोत क्या होता है। तो द्वितीय स्रोत आपसे पूछा है। प्राथमिक स्रोत होता है प्रत्यक्ष आंखों देखा गया कोई भी घटना, वो होती है प्राथमिक स्रोत। नई खोज के लिए नई खोज आ जाएगी आपकी फर्स्ट में, यानी कि प्राथमिक स्रोत में आ जाएगी, इसलिए आपका ये द्वितीय स्रोत नहीं होगा। ए गलत है, ए जिन जिन में है उसको सबसे पहले आप लोग हटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो विषय की पूर्व जानकारी के लिए, जैसे कोई विषय हमको पता नहीं है, उसकी हम छानबीन कर रहे हैं, डाटा एकत्र कर रहे हैं, किसी चीज़ का संग्रह करना है, तो वो द्वितीयक में आता है, ये बात आपकी बिल्कुल हो जाएगी। बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रमाण, कोई भी पुस्तक प्रमाण के तौर पे, वो भी आपकी द्वितीयक स्रोत में ही आती है, ठीक है ना। बी और सी इसमें दिए गए हैं जो कि राइट आपके हो जाएंगे। डी आपका राइट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है, प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। अगर प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाए तो वो प्राथमिक में हो जाएगी, प्रत्यक्ष प्राप्त ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई, मतलब कि ये प्रत्यक्ष प्राप्त मतलब कि अधूरा है, ये कोई भी स्रोत में आपका नहीं आ पाएगा। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीयक में क्या क्या अंतर है, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। यहाँ पर आप लोग समझ लो प्राथमिक स्रोत वे स्रोत जो किसी घटना या विषय का सीधा मूल व्यक्तिगत प्रमाण देते हैं जो उस समय का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए आत्मकथाएं, भाषण, पत्र, डायरियां, तस्वीरें, सरकारी दस्तावेज, सिक्के, मूल शोध पत्र, कलाकृतियां, ये आपके आते हैं किसमें, प्राथमिक स्रोत में आते हैं, ठीक है ना। कच्ची जानकारी प्राप्त प्रदान करना और घटना का सीधा अनुभव करना इनका उद्देश्य होता है। अब मैं बात करूं अगर द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों से जानकारी लेते हैं, उनका विश्लेषण या व्याख्या या संग्रह करते हैं जो घटना के बाद लिखे जाते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकें, बुकें होंगी, विश्वकोश हो गए, समीक्षाएं होंगी, विद्वानों के लेख हो गए, वृत्तचित्र हो गए, इतिहास की किताबें हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी,
द्वितीयक स्रोत में ही आपकी आ जाएंगी। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक क्या होता है। नई खोज आ जाएगी आपकी प्राथमिक स्रोत में, विषय की पूर्व जानकारी द्वितीयक में आ जाएगी, ये भी द्वितीयक में आ जाएगी। द्वितीयक ही आपसे पूछा है, ये गलत है आपका। ठीक, अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम है, यानी कि असंगत है, अर्थात गलत वाला जोड़ा आपको बताना है। विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, जो कि ये इस्पात उत्पादन केंद्र है। अलीगढ़ कोई उत्तर प्रदेश का इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है, बल्कि अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कोई इस्पात केंद्र नहीं है, जो कि असंगत है, विषम हो जाएगा आपका। ये तीनों आपके करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। विषम बताना है, इसलिए पहला आप लोग बताओगे। अगला प्रश्न देख लो, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किस क्षेत्र से पश्मीना ऊन मिलती है? लद्दाख, पुलवामा, पूंछ, अनंतनाग। राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में एक भेड़ है, भेड़ पाली जाती है वहाँ पर, या बकरी भी बोल सकते हो। वहाँ से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती। पश्मीना ऊन बहुत महंगी मिलती हैं, है ना, जिनसे सालें बुनी जाती हैं, लद्दाख में प्रचलित हैं। ठीक, अगला, विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार के तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्हित करता है समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षवाद का, विविधता का या सामाजिक न्याय का। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग करते हैं राम राम, कोई करता है राधे राधे, कहीं पर लोग शास्त्रीय काल जी इस प्रकार से बात करते हैं पंजाबी भाषा में। और मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का अभिवादन किया जाता है लोगों का। कोई नमस्ते करता है, कोई नमस्कार करता है, कोई झुककर करता है, कोई प्रणाम करता है, कोई किसी भी प्रकार से करता है। तो आप एक बात बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके ज़िले में किस प्रकार से लोग अभिवादन करते हैं, किस शब्द का यूज करते हैं। आप किस राज्य से देख रहे हैं, वो फटाक से कमेंट बॉक्स में अभिवादन कैसे किया जाता है उसके बारे में 2-3 शब्द लिख दें कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार से अभिवादन किया जाता है। ठीक, मैं आपसे कहूं कि मेरे क्षेत्र में राम राम किया जाता है और आपके क्षेत्र में क्या किया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। यहाँ पर जवाब हो जाएगा विविधता। विविधता एक बड़ा ही खूबसूरत है ना, इसमें सभी सम्मिलित किए जाते हैं, सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी रहन सहन, त्योहार, सभी को शामिल किया जाता है। विविधता इसको बोलते हैं। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों की सहायता करती है बुनकर सहकारी। करेक्ट। दादन व्यवस्था में काम नहीं किया जाता इसमें, क्योंकि ये सहकारी संस्था की यहाँ पर बात की जा रही है। सी वाला तो आपका गलत हो ही जाएगा। ठीक, सहकारी संस्था विपणन में संलिप्त रहती हैं। सहकारी संस्था विपणन में संलिप्त रहती हैं। क्या होगा यहाँ पर आपका जवाब? यहाँ पर ए बी होगा या ए डी होगा? अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों की सहायता करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बुनकर सहकारी संस्थाएं, ये बात सही है। तो आपकी ए और डी, ऑप्शन 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा। ए और डी ये दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला देख लो, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। विकलांग बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी। 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को मत देने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। तो पूछा है लोकतांत्रिक भारत देश से सार्वभौमिक वयस्क का मतलब है कि जिसकी भी उम्र 18 से प्लस है, 18 प्लस है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति गरीब हो, चाहे अमीर हो, तो उसको मत देने का अधिकार है। 4th विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में किस देखा जा सकता है? भेदभाव, हनन, उल्लंघन, रूढ़िवाद धारणा या यौन शोषण। तो क्वेश्चन को आप समझो, थोड़ा लंबा है, लेंथी है। देखो,
जैसे उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषय चुनने के लिए समाजीकृत नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भेदभाव किया जाता है लड़कों व लड़कियों के प्रति, जो कि यौन शोषण तो होगा भी नहीं, ना ही भेदभाव होगा। इसको भेदभाव नहीं कहेंगे, ना ही उल्लंघन हनन कहेंगे, इसको कहेंगे रूढ़िवत धारणा कहेंगे। क्योंकि पुरुष को दूसरे विषय चुनने को बोला गया, महिलाओं को दूसरे विषय चुनने को, जो कि एक रूढ़िवत धारणा है। क्या है? रूढ़िवत धारणा है, लिंगानुसार। ठीक, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना यह निर्भर करता है? इतिहास के अवसर पर, इतिहास के स्वभाव पर, इतिहास के लक्ष्यों उद्देश्यों पर, इतिहास की मान्यताओं पर। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना यह निर्भर करता है इतिहास के लक्ष्यों व उद्देश्यों पर। आपकी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी प्लांट में विस्फोट, रसोई गैस सिलेंडर, एलपीजी गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैल रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ये सिलेबस का एक टॉपिक है आपका। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी घटना, कितने लोग मरे आप कल्पना नहीं कर सकते हो, अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और भोपाल गैस त्रासदी से बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो वहाँ एक प्लांट था, कीटनाशक कंपनी थी, वहाँ पर जहरीली गैस का रिसाव हुआ, बहुत से लोग अपंग हो गए। अभी घटना बताऊंगा आपको, ठीक? तब तक के लिए जवाब आपका फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। नोट्स को मैंने ओपन कर लिया है। भोपाल गैस त्रासदी को आप लोगों को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी थी। उसके बाद देखो 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसोनाइड गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। 3 दिन के भीतर 8000 से ज़्यादा लोग मरे, लाखों गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 8000 तो मर ही गए, ठौर मर गए, और लाखों लोग तो प्रभावित हो गए गैस से। उसके बाद इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड दोषी है, लेकिन इस कंपनी ने अपनी गलती मानने से मना कर दिया। सरकार ने कंपनी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 89 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर सहमति बनी थी। देख लो, $3 अरब मांगा गया, $47 करोड़ के मुआवजे पर सहमति थी। त्रासदी से बच निकलने वालों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसले से कोई बदलाव नहीं किया। ठीक, अब देखो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। भोपाल त्रासदी जितना बताया उतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद ये देखो त्रासदी से क्वेश्चन फोर्थ, यहाँ थर्ड सही। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार थे। ठीक है ना, ये जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक और देखो, भोपाल गैस 1984 में भारत पर्यावरण की रक्षा का कोई कानून नहीं था, ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसमें प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार शामिल है, ये भी सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो भोपाल गैस को भी मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समाज में पूर्ण भागीदार के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्ति हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल केंद्र सरकार के ओपी संस्थानों में पहुंच योग बनना, रैंप ढलान बनाए जाने चाहिए। केवल आ गया है, इसलिए आपका ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकारों के प्रयोग से रक्षा करती है? नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है, तो यह रक्षा करती है मौलिक अधिकार रक्षा करती है। अगला, निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, करेक्ट।
राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार काम अपना चलाए। गलत। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं होती है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा होती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। केवल ए सही है, बी गलत। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। अगला, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? कुल नाम न अपनाने की स्वतंत्रता। गलत। पिता की संपत्ति पर पुत्र पुत्री का समान अधिकार भी देता है, लेकिन इसमें महिला को भी देता है, जो उसकी पत्नी रहेगी ना उसको भी हक मिलेगा। इसमें दिया नहीं गया इसलिए गलत। महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार। कृषि भूमि पर पुत्रों का वंशानुगत अधिकार। तो जवाब आपका हो जाएगा पिता की संपत्ति पर पुत्र व पुत्री का समान अधिकार और माता का भी अधिकार इसमें मिलेगा। सेकेंड जवाब इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। पेडागोजी का है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का नाम क्या है? मान लो निर्माता का नाम कोई सा भी है तो उससे क्या समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बम्बई फिल्म उद्योग कब पहली बार सामने आया? बच्चे ने कह दिया कि 200 साल पहले आया, तो क्या इससे कोई समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा? आप कहोगे नहीं बढ़ेगा। बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, तो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं? क्यों थीं? तो क्यों थीं बच्चा विवश होगा, समझेगा कि लोगों ने प्रवास क्यों किया, और सामाजिक विज्ञान से भी प्रवास आपका जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? फोर्थ विकल्प यहाँ पर सबसे उपयुक्त इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर होने वाला है। बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है, जो आप विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। विभिन्न स्तरों ग्रेड की परीक्षा ये एकीकृत करना नेगेटिव। गलत। समस्या को एक सामान्य सिद्धांत गलत। विभिन्न सिद्धांत अपनाओ। बच्चों को उनके स्वयं ज्ञान अर्जित या सृजित करने की स्वतंत्रता देंगे। ज्ञानार्जन राइट आंसर हो जाएगा आपका। विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम तक पहचानिए। यहाँ पर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको खुद ही बताना पड़ेगा। मैं बता करके थक गया हूँ, उतना ही सिलेबस है। मैं आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट करा देता हूँ ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको दे देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कौन सा परत होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। अगला, इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। इतिहास सूचनात्मकता पर, उचित प्रक्रिया पर, पाठ्यक्रम पूर्णता पर, स्रोत संश्लेषण पर। इतिहास सूचनात्मकता पर, प्रतिक्रिया पर, पाठ्यक्रम पूर्णता पर तो बिल्कुल भी नहीं, स्रोत विश्लेषण पर तो देना ही चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्रोत विश्लेषण राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर। क्वेश्चन आपसे पूछा है इसलिए जवाब आपका हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है जिसको वायुमंडल बोलते हैं, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायु को पृथ्वी के चारों ओर थामे रखता है, बांधे रखता है। ठीक है ना? जवाब आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, क्या चीज किसी वस्तु पदार्थ को संसाधन बनाती है? वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण। जवाब आपका होने वाला है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। उसकी प्रयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है? अगर किसी पदार्थ की उपयोगिता ही नहीं है तो वो संसाधन कहलाएगी नहीं, है ना? संसाधन उसी को बोलेंगे जिसको हम उपयोग में ला सकेंगे। किसी वस्तु पदार्थ को संसाधन बनाती है, उसकी उपयोगिता बनाती है। अगला, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं,
तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए हैं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हैं, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए हैं। देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ग्लोब पर, ये उद्देश्य को पूरा करती हैं। वह उद्देश्य है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जो कि बिल्कुल ही काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? किस कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण, भाषाई समानता के कारण। देखो, यहाँ पर भौगोलिक समानता नहीं है। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है और तिब्बत आपका दूसरा ही प्रकार का मरुस्थल या क्षेत्र बोल सकते हैं हम, लेकिन भौगोलिक समाप्यता तो है ही नहीं। धार्मिक हैं, धर्म में लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं नहीं, सर्वाधिक तो बौद्ध हैं और मुस्लिम। बौद्ध और मुस्लिम लिख दूं, बौद्ध और मुस्लिम सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। और समान भोजन है, भाषाई समानता भी है, लेकिन ए आपका गलत है। ए जिन जिन में है उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। राइट आंसर सामने निकल के आएगा बी सी डी। अगला देखो, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, करेक्ट। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है, गलत। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित है। किससे? ब्रह्म समाज से प्रेरित है, इसलिए गलत है। तो ए सही हो जाएगा आपका, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला देख लो, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किन किन पिंडों से बना है बताओ? सूर्य उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड से मिलकर बना है। जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। कितने लोगों को? 1 करोड़। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी द एंड हो गई, खत्म हो गई। तो दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं यहाँ पर। ऐसा ही हुआ था, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल आ गया कि करोड़ों लोग तो मर ही गए, और 1/3, जैसे मान लो 120 लोग हैं और इसका 1/3 खत्म हो गया, कितना बचा? 40, है ना। तो 1/3 40 आबादी खत्म हो गई, 90 बची। तो आप समझ सकते हो कितना भयंकर भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में, ठीक। नेक्स्ट, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग पुरुष महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 16-18 रखी गई थी। 18 वर्ष पुरुष की और 16 वर्ष महिला की, ठीक है ना। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक ऊपर पड़ती हैं, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यह इसका कारण यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न देख लो, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियां का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। अमेरिका जैसे प्रेयरी जैसे क्षेत्र में क्या लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये तो बहुत गलत बात हो गई, गलत ही है, नहीं दिया गया इसलिए गलत है। ए जिन जिन में है उसको हम काट देंगे, काट दिया हमने। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी है, ये तो बात सही है, परिश्रमी ही है। यहाँ पर बी है ही नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचेगा आपका थर्ड जवाब जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। क्या इस प्रदेश में वर्षा की कमी है? तो वर्षा की कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, वर्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। बचेगा कौन सा? बी और सी, बी सी, अर्थात थर्ड करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट जवाब होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, करेक्ट। यहाँ पर शुरुआत करने की बात की गई है। अभिकथन, कारण है राजस्व वसूली कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव को प्रधान
को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करेंगे, इसलिए जवाब आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्यों नहीं व्याख्या करेंगे, इसको समझ लेना भी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत करने की बात की गई है, यहाँ पर जिम्मेदारी देने की बात की गई है। जिम्मेदारी देना और शुरुआत करना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। महलवारी शुरू होने का कारण क्या था? कर वसूलना इसका कारण था, ठीक है ना। थर्ड जवाब हो जाएगा। अगला, स्त्री पुरुष तुलना नाम की पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई? ताराबाई शिंदे ने इस किताब को लिखा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। वीरेशलिंगम पुतलू जो कि मद्रास तमिल प्रेसिडेंसी के इलाकों में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बातें उठाई। विधवा पुनर्विवाह विवाह के लिए बातें उठाई थी, ठीक। पंडिता रमाबाई, आप लोग जानते हो पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? ये संस्कृत की विदुषी थी, संस्कृत भाषा की बहुत विद्वान महिला थी। नायकर को मैंने कई बार आपको समझाया है, आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। और ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, जिसमें स्त्री और पुरुषों के सामाजिक अंतरों के फर्कों की आलोचना की गई है। यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य व सक्षम थी? तो यह अलबरूनी, बदायूनी, मिनहाज ए सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है, करेक्ट। अगला देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करेंगे? सबसे पहले समझ लेना उपयोगी रहेगा सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास या हम लोगों को इस प्रकार से संसाधन का उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली जितनी भी भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। हम लोगों को बचा करके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, कम से कम संसाधनों का उपयोग करें, अधिक से अधिक संसाधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। संसाधनों की खपत को घटाना, अगर हम लोग तेजी से संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो खपत घट जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ये तो आपका है उसमें गलत हो जाएगा, उत्तर एकदम BCD हो जाएगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना नहीं, देखो संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए, वस्तुओं का पुनः उपयोग भी करना चाहिए। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं करनी चाहिए, अगर वृद्धि करेंगे तो संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, ये गलत है। संसाधनों की खपत को घटाना, यानी कि खपत घटाने का मतलब है कि संसाधनों का बहुत कम प्रयोग करें, संसाधनों की खपत को घटा दें। जैसे हम लोगों को 10 संसाधन की जरूरत है 10, तो उसकी जगह 8-9 से ही काम चला लें, ये बात है आपकी। बी जिनमें है उसे हटाओ, आप लोग हटाओ। ACD जवाब आपका आ जाएगा यहाँ पर सामने निकल कर। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। क्यों अधिकार प्राप्त हैं? क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो सवाल उठाना लोगों ने शुरू कर दिया था, क्या कर दिया? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है या नहीं है? यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर जवाब आपका हो जाएगा सभी व्यक्ति जन्म के समय भी समान होते, ये भी उन्होंने कहा। ब्राह्मणों का विरोध किया, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम नहीं है, नहीं है, ठीक। ये होना चाहिए था, इसमें कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, नहीं कर दो आप लोग, जो कि पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अभी मैं आपको अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। देखो उस दौरान है ना, संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, ढोंगों, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का भी विरोध किया, संन्यास को भी ठुकरा दिया, है ना। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने पसंद किया, है ना। और इन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। तो कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने ऐसी बातें कहीं, और इन्होंने कहा कि इन्होंने सवाल खड़े करना शुरू किए कि जो विशेषाधिकार हैं वो किसी के जन्म का परिणाम है। इस सवाल पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए, है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, ठीक है ना।
जैसे बांसवन्ना उस दौरान हुए, नैनार, अलवार जैसे संतों का भी उदय हुआ था। तो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको ये वाला कराया, 7वीं शताब्दी में है ना लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस बात पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए और उन्हीं व्यक्ति से जुड़े हैं। देखो क्वेश्चन दूसरा आप देख सकते हो, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संत के बारे में, 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया, है ना। इन कवि ने रोजी रोटी कमाने के लिए कहा कि जरूरत व्यक्तियों की सहायता करो, है ना, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन नोट्स को आप लोग अवश्य ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर का कहता है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीति स्थिति बदल दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष तक के लिए रोक लगा दी। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ये हुआ फोर्थ विकल्प, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम देती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी। साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में यह जानकारी प्रोवाइड कराती है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को कैसे उड़ाती है। पौधों और जीव जंतुओं की गति से उड़ाती है। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति है। निम्न दाब से उच्च संघनित वायु की गति। जवाब आपका हो जाएगा, वायु हमेशा ही उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, जिसे पवन कहते हैं। और पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को इसी प्रकार से उड़ाएगी, क्योंकि उच्च से निम्न की ओर गमन करती है। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, संघवाद से क्या तात्पर्य है। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने के अधिकार, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति। तो क्या होगा, संघवाद मतलब कि एक से अधिक स्तर, दो से अधिक स्तर, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए मित्र नोट्स को अवश्य ले लें। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।